दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में ये पेन देख रहे हैं, इसका साइज़ है लगभग 5 से 6 इंच। अब 5 से 6 इंच में से अगर मैं 1.5 से 2 इंच कम कर लेता हूँ तो मोटा मोटा ये बचता है 4 इंच। अब 4 इंच के बारे में जब आप सोचेंगे तो आप सोचकर दहल जाएंगे, यानी कि आप रोने लगेंगे, क्योंकि आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। अब कहानी में क्या होता है, दरअसल 18 सितंबर 2021 को पुरुलिया ज़िले में पॉस्को एक्ट के न्यायालय में जज साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुन के वहाँ पे जो मुजरिम थे 2 लोग, वो तो फूट फूट के रोने लगे, लेकिन वहाँ पे और जितने भी लोग थे वो सब इस फैसले से बहुत खुश हुए और जज साहब के इस फैसले की बहुत तारीफ़ करने लगे। जज साहब तब ये फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने एक स्पेशल नोट लिखा था। उस नोट में जज साहब ने लिखा था कि पूरी दुनिया में अगर बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह है तो वो है उसकी माँ की गोद। अगर बच्चा अपनी माँ की गोद में भी सुरक्षित नहीं है तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और इसके बाद में वो फैसला सुनाते हैं कि इन दोनों को, दरअसल इस केस में 2 लोग होते हैं, उन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। और जैसे ही जज साहब ये फैसला सुनाते हैं तो ये दोनों दोषी वहाँ पे फूट फूट के रोने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे अदालत के अंदर जितने भी लोग थे उन सब का सिर्फ एक ही कहना था कि जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िले की। दरअसल इसका एक गांव है जिसका नाम है नदियारा। दरअसल नदियारा गांव में ही ममता गोस्वामी नाम की एक महिला रहती है जिसकी उम्र 35 साल है और उसकी एक बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 साल है। उसके पति से झगड़ा चल रहा है तो वो अपने पति से अलग रहती है। तो उसने क्या किया, नदियारा गाँव में ही एक छोटा सा कमरा लिया, उसमें आके रहने लगती है। होता क्या है, उसकी एक छोटी बच्ची जो होती है वो घर के अंदर रोती है और वो इतना रोती है कि उसकी आवाज़ घर के बाहर तक जाती है। दिन ब दिन बीतते जाते हैं, उस बच्ची की आवाज़ बंद नहीं हो रही होती। वो बच्ची दिन ब दिन और तेज़ रोने लगती है। तो अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो वो पूछने आते हैं कि अरे तुम्हारी बच्ची को क्या हुआ, वो आखिर इतना क्यों रो रही है। वो बताती है कि मेरी बेटी परी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसको डॉक्टर को दिखा रही हूँ लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा है। दरअसल होता क्या है, जो बच्ची होती है वो कमरे के अंदर रहती है और कमरे के अंदर सिर्फ उसकी माँ जाती है, कोई और नहीं जाता। अब दिन बीतना शुरू होते हैं, जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं तो अब टोटल मिला के 15 दिन बीत चुके होते हैं। अब होता क्या है कि उसका एक पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देता है। वो कहता है कि हमारे घर के बगल में ममता गोस्वामी नाम की एक महिला रहती है, उसके घर में उसकी 3.5-4 साल की एक बच्ची है, वो घर के अंदर ही रहती है, वो रात और दिन रोती रहती है। अब हम लोग उससे पूछते हैं तो क्या हुआ, तो वो बताती है कि बच्ची की तबीयत ख़राब है। हम बोलते हैं कि बच्ची को डॉक्टर को दिखाओ, तो वो डॉक्टर को दिखाने हमने कभी जाती हुई नहीं देखी, ना ही उसके घर पे कोई डॉक्टर आता हुआ देखा। लेकिन वो हमेशा यही कहती है कि डॉक्टर की दवाई चल रही है लेकिन इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। अब आप देखिए कि यहाँ पे माजरा क्या है। हम अगर घर के अंदर जाते हैं तो ममता गोस्वामी हमको अंदर भी नहीं जाने देती। अब आप ज़रा जाके देखिए कि माजरा क्या है, आखिर वो बच्ची रो क्यों रही है। पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिलती है तो वहाँ के जो पुलिस स्टेशन के जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो ममता गोस्वामी के घर पे पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी बच्ची कैसी है, ज़रा हमें दिखाओ, वो रोती क्यों रहती है। क्योंकि जब पुलिस वाले घर पे जाते हैं तब भी बच्ची रो रही होती है। ममता गोस्वामी पुलिस वालों को तो रोक नहीं सकती। अब जैसे ही पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो उस बच्ची को देख के वो पुलिस वाले भी एकदम सदमे में आ जाते हैं, क्योंकि हालत ही उस बच्ची की कुछ ऐसी हो रही होती है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही एक टीम को फ़ोन करते हैं। वो टीम तुरंत आती है घर पे, उस बच्ची को लेकर पुरुलिया जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे पहुँच जाती है। अब जैसे ही वो बच्ची हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो देखा जाता है कि उसके सीने पर, उसके पेट पर कुछ जख्मों के निशान होते हैं और जहाँ जहाँ पे ज़ख्मों के निशान होते हैं वहाँ पे कुछ सूजन होती है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या है, इलाज में कारगर साबित नहीं होते। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस बच्ची को
जो वहाँ का फेमस हॉस्पिटल था SSKM, वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। अब जब बच्ची उस हॉस्पिटल में जाती है तो वहाँ पे वो डॉक्टर आके उसका देखते हैं कि आखिर उसको हुआ क्या है, उसको तबीयत कैसे ख़राब है। तो पता चलता है कि उस बच्ची की तबीयत ख़राब है ही नहीं। अब उस बच्ची के शरीर पे जगह जगह पे चोट के निशान हैं, सूजन के निशान हैं। तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या करते हैं, उसके लिए एक अलग से टीम निर्धारित करते हैं और वही लोग उसका इलाज करेंगे। अब वो टीम क्या करती है, सबसे पहले उस बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाती है, उसका एक्सरे करवाती है और भी बहुत सारी जांचें करवाती है। तो पता चलता है उस बच्ची के अंदर 4 इंच की सुइयां थीं। 7 इंची दोस्तों इतना बड़ा होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पेन दिखाया था, इतनी बड़ी बड़ी 7 सुइयां उस बच्ची के शरीर में घुसोड़ी हुई थीं। वो सुइयां उस बच्ची के शरीर में इतनी अंदर तक घुसी हुई होती हैं कि कोई भी उसे देखकर ये नहीं बता पाता कि इसके शरीर के अंदर सुइयां घुसी हुई हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, जब उसका बच्ची का मेडिकल परीक्षण होता है तो उसका एक्सरे भी होता है। जैसे ही एक्सरे होता है तो पता चलता है कि उसके शरीर में 7 सुइयां हैं। 2 सुइयां उसके सीने में थीं, कुछ सुइयां उसके पेट में थीं और कुछ सुइयां जो हैं उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास में घुसोड़ी हुई थीं। अब जैसे ही डॉक्टर ये वाली चीज़ देखते हैं कि इस छोटी सी बच्ची के अंदर 7 सुइयां हैं, तो ये देखकर डॉक्टरों के होश फाख्ता हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बच्ची के इलाज के लिए 17 डॉक्टरों और नर्सों की टीम इसके इलाज में लगी हुई थी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में ये खबर वहाँ के इलाके में आग की तरह फैल रही थी। हर न्यूज़ चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में बस एक ही खबर थी कि एक माँ ने अपनी 2.5-3 साल की बच्ची के शरीर में 7 सुइयां घुसोड़ी हुई हैं, वो भी 4 इंच की। और ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी। और दूसरी तरफ क्या होता है, उस बच्ची का इलाज चल रहा होता है। एक एक दिन करके वो इलाज आगे बढ़ता जाता है, लेकिन उस बच्ची को वो डॉक्टर बचा नहीं पाते। आखिरकार उस बच्ची की मौत हो जाती है। उस बच्ची को बचाने के लिए 17 डॉक्टरों और नर्सों की टीम लगी हुई थी, लेकिन 22 जुलाई 2017 को उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। अब जैसे ही ये खबर पुलिस के पास पहुंचती है कि उस बच्ची की मौत हो चुकी है, तभी पुलिस हरकत में आती है और गांव में छापा मारना शुरू कर देती है। और जो उस बच्ची की मां होती है मंगला गोस्वामी, उसको तुरंत हिरासत में ले लेती है। अब जैसे ही उसको गिरफ्तार करके थाने में लाया जाता है तो पुलिस उससे पूछती है कि आखिर तुमने उस छोटी सी बच्ची को यातनाएं क्यों दी। वो 15 दिन से बुरी तरह से रो रही थी, तड़प रही थी। क्या तुम्हारे मन में उसके लिए ज़रा भी प्यार नहीं आया? और आखिरकार वो बच्ची मर गई। आखिर तुमने ऐसा किया तो किया क्यों? पहले तो मंगला गोस्वामी कुछ बताती नहीं है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब उसके साथ सख्ती अपनाई जाती है तो मंगला गोस्वामी बताती है कि वो बच्ची कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। दोस्तों अब वो बच्ची बीमार थी तो मंगला गोस्वामी ने क्या किया, वो उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाती, वो उसे उसी गांव के एक तांत्रिक के पास ले जाती है। उसका नाम होता है सनातन, जिसकी उम्र होती है 70 साल। अब उस बच्ची को वो तांत्रिक के पास लेके जाती है और कहती है कि ये बच्ची कई दिनों से बीमार चल रही है। तो वो तांत्रिक क्या करता है, वो उससे कहता है कि तुम्हारी बच्ची के ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसके ऊपर ऊपरी साया है। अगर तुम्हें इस बच्ची को ठीक करवाना है तो इसे तुम्हें मेरे पास छोड़ना पड़ेगा, ताकि मैं कुछ तंत्र विद्या करूं और इसके भूत प्रेतों को उतार सकूं। तो उसकी माँ क्या करती है, अपनी 3-4 साल की बच्ची को उस तांत्रिक के पास छोड़ देती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, जब उस बच्ची का मेडिकल जांच हो रही थी तो पता चला था कि उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म भी हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 दिनों तक तो वो बच्ची अपने घर पे रही थी और लगभग 10 दिन तक वो बच्ची हॉस्पिटल में रही थी। तो पूरे ये दिन हो गए आपके 25 दिन। अब 25 दिन से पहले वो लड़की तांत्रिक के घर पे रही थी। तो तांत्रिक ने पहले तो उस बच्ची के साथ कुकर्म किया और उसके बाद सीधे सीधे उसके शरीर में 4 इंच की 7 सुइयां छोड़ दी, जो कि उसके सीने में, उसकी छाती में, उसके पेट में, उसके प्राइवेट पार्ट के आसपास और इतनी अंदर तक घुसोड़ दी कि वो सुइयां किसी को दिख ही नहीं रही थी। और ये वाली बात उसकी माँ अच्छी तरह से जानती थी।
तो तांत्रिक माँ से कहता है कि इस बच्ची के शरीर के अंदर है वो भूत प्रेत जो भी है, और जब तक ये सुइयाँ उसके अंदर नहीं जाएंगी तब तक वो भूत प्रेत बाहर नहीं निकलेगा। अब माँ ये सारी बातें जानती थी, इसीलिए वो उसे अपने घर पे रखा करती थी और बच्ची सारे दिन रोती बिगलकती रहती थी। उसके बाद किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आती है, उस बच्ची को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है, उसका इलाज करवाती है, लेकिन वो बच्ची बच नहीं पाती और उसके बाद में उसकी माँ को गिरफ़्तार करके थाने लाती है और थाने में उसकी माँ ने ये सारी कहानी सुनाई थी। अब मंगला से उस तांत्रिक का पता पूछा जाता है कि वो तांत्रिक कहाँ रहता है। अब मंगला उस तांत्रिक का पता जैसे ही बताती है तो पुलिस तुरंत उस जगह पे जाके दबिश मारती है, तो पता चलता है कि वो तांत्रिक वहाँ से गायब हो चुका है, यानी कि वो भाग चुका था, क्योंकि वो जानता था कि अब इस कांड में पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है और वो उसे ढूंढ ढाल के निकाल लेगी और उसे पकड़ के गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए वो पहले ही वहाँ से गायब हो चुका था। अब पुलिस क्या करती है, उसको आसपास के जितने भी ज़िले होते हैं, गांव होते हैं, पूरे प्रदेश में उसका फ़ोटो वायरल कर देती है और सबसे कहती है कि ये व्यक्ति जहाँ भी मिले इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन ये तांत्रिक बहुत ज़्यादा चालाक था। ये तांत्रिक वहाँ से भागकर सीधा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आके छुप जाता है और सोनभद्र में आके भी ये अपना वही काम करता है जो कि तांत्रिकगिरी का होता है। अब पुलिस के पास एक खबर आती है कि सोनभद्र में ये सनातन नाम का तांत्रिक छुपा हुआ है, तो तुरंत पुलिस वहाँ पे जाके छापा मारती है और इसको, जो बच्ची थी परी, उसके मरने के 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस उस तांत्रिक को गिरफ्तार कर लेती है। अब क्या होता है, जो मंगला थी, जो उस बच्ची की माँ, वो पहले ही जेल जा चुकी थी। अब इस तांत्रिक को लाया गया, इसकी भी चार्जशीट बनाई गई, कोर्ट में डाली गई और उसको भी बाद में जेल में डाला गया। अब जो मुजफ्फर थाने के जो इंचार्ज थे, उन्होंने इस मामले की पूरी चार्जशीट तैयार की। महज 57 दिन में वो 550 पन्नों की चार्जशीट तैयार करते हैं। अब ये चार्जशीट कोर्ट में पहुंचती है और इस कोर्ट में इस केस की सुनवाई होती है। लगभग 4 साल का समय बीतता है। इस केस की सुनवाई होती है पुरुलिया पॉस्को एक्ट न्यायालय में। वहाँ पे जितने भी गवाह होते हैं, जितने भी सबूत होते हैं, उन सबको देखते हुए जो वहाँ के जज साहब होते हैं, इन दोनों को दफ़ा 302 और उसके साथ कई और दफ़ाएं मिलाकर इनको सजाए मौत सुनाते हैं और कहते हैं कि इनको फांसी के फंदे पे तब तक लटकाया जाए तब तक कि इनकी जान न निकल जाए। अब दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। जिस समय पे इस केस की गवाही चल रही थी, तो इस गवाही में टोटल 37 गवाह बने थे। उन 37 गवाहों में से जो 17 गवाह थे, वो वही डॉक्टरों का पैनल था जो कि इस बच्ची का इलाज कर रहे थे। और एक गवाह ऐसा भी था जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि इसने भी गवाही दी। दरअसल एक गवाह थी, एक महिला, जो सनातन नाम का तांत्रिक था, उसकी पत्नी थी। उसने भी अपने पति के खिलाफ गवाही दी थी और उसने साफ साफ कहा था कि इसी व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ कुकर्म किए हैं और उसके शरीर में सुइयां चुभोई हैं, जिसकी वजह से कि उस बच्ची की जान गई थी। और दोस्तों, जो इस केस को देख रहे थे वो जज साहब थे, उनका नाम था रमेश कुमार प्रधान। रमेश कुमार प्रधान ने जब उनको सजाए मौत की सज़ा सुनाई थी तो उससे पहले वो एक नोट लिखते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा है, उसकी सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है उसकी माँ की गोद। अगर वो अपनी माँ की गोद में भी सुरक्षित नहीं है तो दोस्तों वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहाँ पे माँ सब कुछ जानती थी। उसे मालूम था कि उसकी बच्ची के शरीर में सुइयाँ हैं, लेकिन उसकी माँ ने कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया। जज साहब का कहना था उस बच्ची की मौत में जितना इस तांत्रिक का हाथ है उतना ही उसकी माँ का भी हाथ है। अगर माँ उस समय कठोर कदम उठा लेती तो आज वो बच्ची तड़प तड़प के नहीं मरती। इसलिए इन दोनों को ताजीरात हिंद दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। जैसे ही जज साहब उनको सजाए मौत सुनाते हैं तो वो महिला और वो तांत्रिक दोनों कोर्ट में ही फूट फूट के रो रहे होते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो जज साहब के इस फैसले की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि 2017 में ये जो केस था पुरुलिया गांव वाला, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। अब होता क्या है,
इस केस का जो आखिरी फैसला आया था वो 18 सितंबर 2021 को आया था। दोस्तों, इस मामले में सोचने वाली बात ये है कि एक माँ अंधविश्वास में अपनी 3.5 साल की बच्ची को एक तांत्रिक के पास ले जाती है, उसके पास कुछ दिनों के लिए छोड़ देती है। वो तांत्रिक उसका दुष्कर्म करता है। चलो, इस बारे में उसकी माँ को नहीं पता होगा, लेकिन वो तांत्रिक उस बच्ची के शरीर में 4 इंच की बड़ी बड़ी 7 सुइयाँ घुसोड़ देता है। यानी कि वो बच्ची कितना दर्द सह रही होगी आप बताइए। अब जहाँ जहाँ उस तांत्रिक ने वो सुइयाँ घुसोड़ी थी, वो वाला हिस्सा सूज के फूल गया था। अब वो सुइयाँ किसी को दिख भी नहीं रही थी। वो बच्ची रो रही थी, करहा रही थी। आसपास के लोगों के कानों में उसकी आवाज़ जा रही थी, लेकिन उसकी माँ के कानों में उस बच्ची की आवाज़ नहीं जा रही थी। और उसकी माँ ये सब कुछ अनसुना करके अपने घर में चुपचाप बैठी थी। अगर वो पड़ोसी पुलिस को खबर नहीं देता तो दोस्तों, आज ये खबर आप लोगों के सामने नहीं होती। अब आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी हैं जो कि न्यूज़ चैनल तक नहीं पहुँचती, उसके लिए आप मेरा चैनल गौरव शर्मा सफ़र सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार।